आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। यूपी की हर सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए शासन ने जिला प्रशासन की कार्यदायी संस्थाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिसकी बानगी देखने को मिली हमीरपुर जिले में, जहां जिला पंचायत की ओर से 8 करोड़ की लागत से जिले की 11 सड़कों का निर्माण कार्य करवाने की शुरुआत कर दी गई। ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्गों को चमकाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष ने झलकारी बाई सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। जिला पंचायत की तरफ से ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8 करोड़ की हमारे ज़िले में योजनाएं स्वीकृत की गई है। उससे पूरे क्षेत्र में ये सड़कें बनेगी। 14 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इससे जो हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी मुख्य सड़क की तरफ आएगी। वाराणसी के बुनकरों ने कमाल कर दिया है। बुनकरों का कहना है कि राम मंदिर साड़ी को बनाने के लिए दुर्लभ उच्चतम बिनकारी का सहारा लिया गया है। आम बिनकारी में जहां करघे पर नक्शे के पत्तों के जरिए बिनाई होती है, लेकिन उच्चत आर्ट या बिनकारी में बगैर नक्शे के पत्तों के बुनकर सीधे उसी तरह बिनकारी करता है जिस तरह से कोई पेंटर सामने की तस्वीर रखकर पेंटिंग करता हो। बनारसी साड़ी पर राम मंदिर की छवि 25,000 रुपये की है। साड़ी की लागत 2 महीने की मेहनत के साथ तैयार हुई है। वाराणसी के बुनकरों ने बनारसी साड़ी पर राम मंदिर की प्रकृति उकेरी है। रेशमी धागों से बनी इस साड़ी पर महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राम मंदिर की छवि तैयार की गई है। बनारसी साड़ी पर राम मंदिर बुनकर के करघे पर बनाया गया है। बुनकर चाहते हैं कि इस वस्त्र को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भगवान रामलला को भेंट करें। यह हमें बहुत उत्साहित करता है। और जो रही बात हमारी ये मंदिर जो दर्शाया जा रहा है, हम कुछ लोग होते हैं जो मंदिर जा नहीं पाते हैं और हमें ऐसे साड़ी मिल जाएगा, मंदिर वाली साड़ियाँ। देखिए, बनारस की साड़ी सही पूछे तो हथकरघा से बनी हुई बनारसी साड़ी को ही बनारसी साड़ी कहा जाता है। बस बनारसी साड़ी बनने को तो पावर लूम पे आप चाहे तो सूरत में बना दें, आप चाहे तो दक्षिण भारत में कहीं बना सकते हैं, आप चाहे तो चाइना में बैठ के बना सकते हैं, परंतु वो बनारसी साड़ी नहीं होती है। बनारसी साड़ी वो होती है जो हथकरघा से बनी हुई और बनारस में बनी हुई, बनारस की वो पुरातन बुनकर जो मिर्जापुर में घर से गुमशुदा 3 बच्चों का शव पानी के बांध में मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चों के डूबने से मौत की आशंका है, लेकिन घर वाले हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। तीनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच शव मिलने से हड़कंप मच गया। मिर्जापुर के कुशवार जंगल के स्थित एक बंधी में 3 बच्चों के शव मिले। तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं। लालगंज के पानी गांव के रहने वाले तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं। परिजनों ने पहले बच्चों के जंगल में तलाश की, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद दोपहर में लालगंज थाने की सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू की। इसी बीच स्थानीय लोगों ने तीनों बच्चों के शव कामापुर लोहिया बंधा में देखे और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आगे की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस वालों से हम संपर्क किए। अब 1 घंटा बाद पुलिस वाले बुलाए, हमें की आवाज़ फला जगह। हम वहाँ गए तो सब निकलवाई रखे थे। अच्छा, मतलब आप लोग पहुँचे पहले पुलिस पहुँची? हाँ, पुलिस वहाँ निकलवाई। तो आप मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के रेपुरी गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान विनोद कुमार की हार्ट अटैक से ड्यूटी के दौरान 28 नवंबर को मौत हो गई। वो सीमा सुरक्षा बल में 26वीं बटालियन सीमा सुरक्षा पर गोविंदपुर रायगंज पश्चिम मेघालय में तैनात थे। शव को लेकर पश्चिम बंगाल से बीएसएफ के जवान मृतक के घर रेपुरी पहुंचे। शव के घर पहुंचने के दौरान शहीद जवान के घर अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद जवान का गाँव में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इससे पहले जवान को नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, जिलाधिकारी सुशील पटेल और पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ ही शहीद की अंत्येष्टि की गई। अंत्येष्टि के दौरान आसपास के हजारों लोग मौजूद रहे। पता नहीं क्यों उस दिन बहुत नर्वस थे। बोले कि आज प्यार से अच्छे से 2 मिनट बात कर लो। बस उसके बाद में फोन कट गया था क्योंकि मैं आई थी किसी काम से बाहर। मेरे से पूछे कि पहुंची कि नहीं रूम पे। वीर अमर शहीद विनोद कुमार जी 26 बटालियन बीएसएफ में पोस्ट थे और इनकी पोस्टिंग रायगंज जनपद में थी, पश्चिम बंगाल में। और 29 को अर्ली मॉर्निंग अराउंड 1:45 इनको हार्ट अटैक से इनका दौरा पड़ा। उसके बाद इनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो यूपी के हमीरपुर जिले में NH 34 में बोलेरो और ट्रक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां नाजुक हालत के चलते कानपुर रेफर कर दिया गया। मामला सदर कोतवाली के लक्ष्मीबाई तिराहे के पास
है, जहां मरीज को ले जा रही बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, साथ ही मौके पर 2 लोगों की भी मौत हो गई। बोलेरो चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराकर कार्रवाई शुरू कर दी। गुड़ के शौकीनों को अगर ऑर्गेनिक जैविक गुड़ का स्वाद चखना हो तो इसके लिए बागपत के ठिकाना गांव में आना होगा, जहां के रहने वाले मनोज कुमार न सिर्फ ऑर्गेनिक गन्ना पैदावार कर रहे हैं बल्कि गुड़ शक्कर तैयार कर उसे दिल्ली और आसपास के जिलों में भी बेच रहे हैं। मनोज कुमार का दावा है कि उनका ऑर्गेनिक गुड़ और औषधि है। इतना ही नहीं, गन्ने के अलावा जैविक खाद का इस्तेमाल कर लौकी, आलू, गोभी, पपीता और नींबू की भी फसल उगाते हैं। मनोज बताते हैं कि दिल्ली में ऑर्गेनिक गुड़ 80 रुपये प्रति किलो बिक जाता है। इसी के जरिए उनका कारोबार आगे बढ़ रहा है। इसके जरिए वो लाखों रुपये की सालाना कमाई भी कर रहे हैं। दरअसल मनोज कुमार बागपत जिले के बड़ौद तहसील के ठिकाना गांव के रहने वाले हैं। करीब 4 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इन 4 वर्षों में मनोज कुमार ने ऑर्गेनिक खेती से अपना खूब नाम भी कमाया। मनोज कुमार बताते हैं कि विभिन्न प्रांतों से ऑर्गेनिक उत्पाद लेकर दिल्ली हाट बाजार में आने वाले किसानों के संपर्क में आए, उनसे उन्हें ऑर्गेनिक खेती करने की प्रेरणा ली। इसके बाद यहाँ सीधे अपने गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने पहली बार करीब 2016 में अपनी कृषि भूमि में ऑर्गेनिक गन्ने की बुआई की। ऑर्गेनिक गन्ने की पैदावार कर एक कोल्हू पर खुद का गुड़ बनवाना शुरू किया। मनोज कुमार का कहना है कि 1 बीघे में करीब 70 क्विंटल ऑर्गेनिक गन्ने की पैदावार होती है, जिससे वो सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। विचार मुझे इस तरह आया, यहाँ पे जो हमारा वेस्ट यूपी है, पश्चिमी यूपी है, अधिकांश रूप से यहाँ गन्ना बाहुल क्षेत्र है और पूरा गन्ना मिलों पर डाला जाता है किसानों के द्वारा और उसका भुगतान भी बहुत देर में होता है। बड़ी दिक्कत है किसानों के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो मुझे विचार है कि मैं जैविक खेती करूँ। तो तब मैंने जैविक खेती की शुरुआत की और पिछले लगभग 3 वर्ष मुझे हो चुके गन्ना जैविक खेती करते हुए और मैं पूरे अपने खेत में गन्ने की ही जैविक खेती कर रहा हूँ। बागपत के गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान यूनियन ने जाम लगा दिया। आधे घंटे नेशनल हाईवे जाम रखने के बाद किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सिंधु बॉर्डर के लिए बागपत से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियों में सवार होकर निकल गए। किसान कृषि कानून बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। बागपत के सैकड़ों किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पहुंचेंगे और साथ ही वहां धरना दे रहे किसानों के साथ उनका समर्थन करेंगे। हमें जो आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, प्रशासन ने नोएडा में किसानों के लिए बैरिकेडिंग लगा दिया। गाजियाबाद में भी हमें पता चला, इसलिए हम यहाँ बैठ गए। ये भी एक पॉइंट है दिल्ली का रास्ता रोकने के लिए। इतने महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जब से 3 कृषि अध्यादेश बिल आए हैं उसके बाद से किसान लगातार चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुल रही। भाई ऐसी कौन सी आफत है सरकार पे कि वो किसानों की और मजदूरों की सुनना नहीं चाह रही। संत कबीर नगर में घनघटा तहसील क्षेत्र के गन्ना किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते समस्या समाधान की गुहार लगाई। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए किसानों ने कहा कि कई वर्षों से वो किसानों का अकबरपुर चीनी मिल को गन्ना बेचा जाता था, जहां भी किसानों को समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता था और चीनी मिल द्वारा समय से गन्ने के उठान भी कर लिया जाता था, जिससे वो लोग अपनी शादी विवाह सहित कई अन्य कार्य संपन्न कराते थे। लेकिन इस साल अचानक वो गन्ना मुंडेरवी चीनी मिल को ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में किसानों को परिवहन सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खैलाबाद चल रही थी, खैलाबाद बंद होने के बाद अकबरपुर ही चीनी मिल गन्ना लेती थी। समय पर गन्ना भी उठा लेती थी, समय भुगतान भी कर देती थी। लेकिन इस साल गन्ना अकबरपुर पड़ताल भी कराया और गन्ना का बीज भी दिए। और इस समय जब कांटा आकर के वहाँ का गिरा, गड़ भी गया धनघटा फर्स्ट पे, सेकंड का कांटा नहीं गड़ने पाया। अभी पता चला कि हम लोग का गन्ना मुंडेरवा में चला गया। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में दुधारा थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत बसडीला स्थित मदरसे की प्रबंध समिति के चुनाव में दबंग ग्राम प्रधान द्वारा अपनी दबंगई के बूते मदरसे पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके विरोध में क्षेत्र के लोगों द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए मदरसा प्रबंध समिति के चुनाव में पर्यवेक्षक और पुलिस प्रशासन की तैनाती करने के साथ ही चुनाव को संपन्न कराए जाने की गुहार लगाई। दरअसल पूरा मामला 1964 से 65 में मदरसा पहले सुन्नत तदरीसुल इस्लाम बसडीला मदरसे को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई। 1972 में सरकार द्वारा इसे अनुदान कर दिया गया। यहाँ नियुक्ति अध्यापक और कर्मचारियों को वेतन सरकार द्वारा मिलता है, जहाँ पर 5 वर्ष के बाद प्रबंध समिति का चुनाव होता है और चुनी गई प्रबंध समिति द्वारा 5 वर्षों तक मदरसे का संचालन किया जाता है। अक्टूबर माह में प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात कोरोना काल की वजह से अब तक चुनाव नहीं हो सका था। मदरसे के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा चुनाव कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर दबंग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा चुनाव को प्रभावित कर अपने लोगों को प्रबंध समिति पर कब्जा करने की नियत से मतदान चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। सिसवा पठान बसडीला के बगल में है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 1943 से आबाई गांव मेरा वही है। 1943 से ये मदरसा है और इस मदरसे में हर 5 साल पर चुनाव होता है। लेकिन पिछली बार जो 2015 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद 2020 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। अब चुनाव के ऐलान को माननीय मदरसा के अध्यक्ष ने किया है।
आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम।